परीज़ाद। मैं घर जा रहा हूँ। तुम जब पार्टी से फ्री हो जाओगी तो मुझे कॉल कर देना, मैं आकर ले जाऊँगा तुम्हें। मैंने अपनी बीवी को मुखातिब करके कहा। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों जा रहे हो? वो मेरी तबीयत अचानक घबराने लगी है। मेरी बीवी ने एक नज़र मेरे चेहरे पर डाली और फिर मेरी नज़रों का रुख देखा जो सामने स्टेज पर खड़ी सफ़ेद सूट में मलबूस लड़की पर टिकी हुई थी। वो लड़की बेहद हसीन थी। बाल इसने खुले छोड़ रखे थे जो इसको और भी हसीन बना रहे थे। मेरी नज़रों का रुख देखकर मेरी बीवी फौरी समझ गई कि मुझे क्या हुआ है, क्योंकि वो मुझको मुझसे बेहतर नहीं बल्कि वो ज़्यादा बेहतर तौर पर जानती थी। वो इसलिए कि इसने अपनी ज़िंदगी की 10 बहारें मेरे साथ गुजारी नहीं बल्कि जी थी। नहीं, आप रुकें, मैं सोनिया सहेली का नाम जिसकी बेटी की सालगिरह थी उसको बताकर आती हूँ, फिर इकट्ठे चलते हैं। ठीक है, तुम बताकर आ जाओ, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझसे एक पल भी वहाँ खड़े होना मुहाल हो रहा था। मैं गाड़ी में बैठे थोड़ी देर ही गुजरी थी जब मेरी बीवी और बेटे के साथ गाड़ी की तरफ आती दिखाई दी। मैं जो गाड़ी के साथ टेक लगाकर खड़ा था, आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अपनी बीवी को बैठने के लिए कहा तो इसने खुद बैठने के बजाय मुझे बैठने के लिए कहा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? गाड़ी में ड्राइव करती हूँ। मैंने किसी बच्चे की तरह इसका हुक्म मान लिया। मेरी बीवी ने पिछला दरवाज़ा खोलकर बेटे को बिठाया और फिर आकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मैंने सीट की बैग के साथ सर टिका लिया और आंखें बंद कर ली थीं। मेरी आंखों के सामने दिलशाद का चेहरा आ खड़ा हुआ। इससे पहली बार नहीं हुआ था। मैं जब भी किसी हसीन लड़की के सफ़ेद कपड़ों में और खुले बालों में देखता था, मेरी तबीयत हमेशा ख़राब हो जाती थी और फिर दिलशाद याद आने लगता था और फिर दिल में अफसोस जाग उठता था कि काश मैं सब कुछ सबको बता देता तो आज शायद दिलशाद हमारे दरमियान होता। सबको ना सही, कम से कम मामू को ही बता देता तो दिलशाद के साथ ऐसा कुछ ना होता और शायद ज़िंदगी ऐसी ना होती। मुझे लगता है जब से दिलशाद गया है मैंने ज़िंदगी जी ही नहीं बल्कि गुजार रहा हूँ। बल्कि एक मैं नहीं और भी बहुत से लोग हैं जो ज़िंदगी को जिया करते थे जब दिलशाद हमारे दरमियान हुआ करता था, लेकिन अब तो वो भी सिर्फ ज़िंदगी को गुजार ही रहे हैं। मैंने एक गहरा सांस लेकर छोड़ा। मेरी बीवी की आंखों के सामने वो मंज़र घूमने लगे जब मैं भी ज़िंदगी को जिया करता था। आंखों के सामने 12 साल पहले के पुराने मंज़र आने लगे। आज मेरे 4th ईयर के पेपर ख़त्म हुए। 2 दिन हो चुके थे और इन 2 दिनों में मैंने किसी काम को भी हाथ नहीं लगाया था। बस एक ही काम किया और वो था नींदें पूरी करने का। इन दोनों में मैं खूब सोया और आज तीसरे दिन मैंने हाथ खड़े कर दिए और ऐलान कर दिया कि मैं गांव जा रहा हूँ नानी के पास, और मुझे कोई रोकने की कोशिश कर बिल्कुल भी ना करे क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं। दरअसल मैं पिछले 4 साल से नानी जान के पास नहीं गया और वजह सिर्फ यही पढ़ाई थी, लेकिन इस बार मैंने पक्का इरादा कर लिया कि जाना ज़रूरी है। और वैसे भी गर्मियों का असल मज़ा ननियाल में ही आता है और अगर ननियाल गांव में हो तो मज़ा दुबाला हो जाता है। मेरी बात सुनते ही अम्मा का बीपी हाई हो चुका था। 2 दिन रुक कर आ जाओ, वहाँ अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। जब गर्मी लगेगी तो शाम को ही वापसी आएगा। यहाँ तो एसी के नीचे सुकून कर रहे होते हो। दरअसल नानी लोगों के पास एसी नहीं था। ये बात नहीं थी कि उनके पास एसी नहीं था, बल्कि उनको पसंद ही नहीं था एसी लगवाना। और वैसे भी अब बोली अम्मा को क्या पता कि मैंने कौन कौन से प्लान बना रखे थे। मसलन नहर में नहाना, कच्चे आम खाना, मज़े मज़े के खेल। अगर मेरे प्लान की अम्मा जी को ज़रा सी भी भनक पड़ जाए तो सर में जूते सो मारेंगी। बहरहाल मैं शाम तक अपना सामान पैक कर चुका था और सुबह की ट्रेन से गांव जा रहा था और छोटे भाई का मुंह बना हुआ था कि मैं उसे छोड़ के जा रहा हूं। और जब इससे कुछ ना बन सका तो मुझे बदुआओं से नवाजने लगा। अल्लाह करे तुम्हें सीट ही ना मिले, या फिर जब तुम स्टेशन पर जाओ तो ट्रेन ही जा चुकी हो। 4 साल के बाद
ट्रेन का सफ़र में बड़ा मज़ा आया। 3.5 घंटे का सफ़र खड़े होकर करना था, क्योंकि जल्दी की वजह से सीट बुक करवाना ही भूल चुका था। अब मैं ट्रेन को नापने में लगा हुआ था कि एक डब्बे से दूसरे डब्बे और दूसरे से तीसरे डब्बे में, और फिर सामने से आते हुए सिपाही को देखकर कुछ सुकून का सांस लिया। 50 का नोट सिपाही को दिया और जनाब ने हम पर एहसान किया और एक सीट पर जा बिठाया। अभी बैठे 10 मिनट भी मुश्किल से गुजरे होंगे कि मैं तराक की आवाज़ पहुंची। पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का गाल पर हाथ रखे खड़ा था और एक लड़की खूंखार नज़रों से उसे घूर रही थी। आसपास खड़े लोग कुछ मुस्कुराकर और कुछ हैरान नज़रों से उधर देख रहे थे। बाकी का सफ़र अल्लाह का शुक्र है सुकून से गुजरा। बस ट्रेन ने 3:30 की बजाय 5 घंटों में पहुंचाया, जिस पर मैंने रब का लाख लाख शुक्र अदा किया कि 5 घंटों में पहुंचा तो दिया। मैं तो इसी खुशी में शुक्राने के 2 नफिल भी नियत कर चुका था, वरना जो हालात चल रहे थे, मैंने सुना था लोग 2 दिन का खाना लेकर ट्रेन में सवार होते थे। ट्रेन से उतरकर स्टेशन से बाहर आया, वहाँ से रिक्शे के ज़रिए राजी अड्डे पर पहुँचा और बस में सवार हुआ। यहाँ से आगे आधे घंटे का सफ़र था, जो बस ने 1 घंटे में तय किया। स्टॉप पर उतरकर अब मैं घर की तरफ जा रहा था। गांव में ज़्यादा तब्दीली नहीं आई, सिवाय रोड के जो पहले कच्चा था और अब इसकी जगह ईंटें लगी हुई थी। चलते चलते मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा कि अचानक मुझे एक शरारत सूझी। वैसे तो गांव में हर एक के घर का दरवाज़ा खुला ही होता है, यह सिर्फ शहर में होता है कि दरवाजे बंद रखे जाते हैं। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और अब दुआ करने लगा कि या अल्लाह वही आए। आखिर मेरी दुआ रंग ले आई और अंदर से एक प्यारी सी आवाज़ गूंजी, जी कौन है? बीबी जी, खाने को कुछ मिलेगा? भूखा हूँ सुबह से। मैंने आवाज़ तब्दील करके सदा लगाई थी। अंदर से आवाज़ आई, जी अच्छा बाबा, अभी लाई। मैं बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था कि इसको पागल बनाने में मज़ा आया। थोड़ी देर बाद हाथ बाहर निकला था। हाथ में आटे से भरी प्लेट थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, हाथ घूमा और सारे का सारा आटा मेरे सर में और मुंह पर था। अंदर से ज़ोरदार कहका बुलंद हुआ और फिर भागते कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैं बंदर बन चुका था। राहिला, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं दरवाज़ा धकेलते हुए अंदर दाखिल हुआ। अम्मी, काशी, वो कहती हुई कमरे में भागी और पीछे से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं जो इसके पीछे भागा था, सहन के दरमियान रुक गया। छोटी मामी राहिला की आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर आई। सहन के दरमियान मुझे खड़ा देखकर पहचानने की कोशिश करने लगी। शायद मामी ने राहिला की आवाज़ सही तरह नहीं सुनी थी। मुंह और सर तो आटे से अटा पड़ा था। मेरे कंधे पर सफरी बैग को देखकर कुछ समझी। जब सूरत हाल समझ आई तो मुझे गले लगा लिया। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? मामी पूछने लगी। मैंने नहीं बनाई, ये आपकी नवाबजादी के काम है। इसका मतलब है तुमने फिर कोई शरारत की होगी। तुम दोनों बाज ना आना अपनी हरकतों से, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, ऐसे करते हैं मेहमानों को वेलकम, मैंने दांत पीसते हुए कहा। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरे सर पर चपेट लगाई। मामी, नाना नानी कहाँ हैं? मैंने पूछा। वो अंदर आराम कर रहे हैं। तुम पहले नहा लो, फिर किसी और से मिलना, वरना मेरी तरह वो भी तुम्हें भूत समझकर डर जाएंगे, मामी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम इधर दिलशाद के कमरे में अपना सामान रखकर कपड़े निकाल लो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। मैं कमरे में गया, कपड़े निकाले, वॉशरूम में चला गया। नहाकर बाहर निकला तो मामी पूछने लगी, खाना कहाँ खाओगे, कमरे में या बाहर बैठकर? जी बाहर, मैंने जवाब दिया और सहम में नीम के दरख्त के नीचे बिछी चारपाई पर बैठ गया और कहा, यहाँ पर ही ले आएँ। थोड़ी देर बाद ही मेरी फेवरेट कच्चे आम की चटनी मेरे सामने थी और फिर खाने का मज़ा आ गया। मामी बर्तन उठाने आई तो मैंने इन्हें कह दिया कि मैं बाकी सब लोगों से शाम को मिलूँगा। मैं अभी सोने के लिए कमरे में जा रहा हूँ। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी बेटा, मामी कहकर चली गई। मैं अपने कमरे की तरफ जाते हुए इसके यानी राहिला के कमरे के सामने रुका और कहा, बख्शूंगा नहीं तुम्हें। ज़बरदस्त कहका बुलंद हुआ और मैंने मुंह पसूरते हुए अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद राहिला को सबक सिखाने के बारे में सोचता रहा और फिर नींद की वादियों में उतर गया। जब मेरी आंख खुली घड़ी 6 बजा रही थी। सूरज सोने के लिए अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गया था।
पहले तो मैं 10 मिनट आंखें बंद करके लेटा रहा, फिर उठकर बैठ गया। अभी सोच ही रहा था कि बाहर उठकर जाऊं, बशारत अंदर आ गया, बड़े मामू का बेटा। मेरी तरफ देखकर मायने खेस अंदाज में मुस्कुराया तो मेरे जहन में दोपहर वाला सारा वाक़या फिर ताज़ा हो गया और मैं एक बार फिर खून के घूंट पी कर रह गया और दिल में कहा, इसकी तो ऐसी खबर लूँगा कि सारी उम्र याद रखेगी। अच्छा, इसकी खबर बाद में लेना, पहले बाहर चलो, बड़ी शिद्दत से जनाब का इंतज़ार हो रहा है। मैंने हैरान नज़रों से बशारत की तरफ देखा कि दिल में कही बात इसने कैसे सुन ली। वो तो बाद में गौर करने पर मालूम हुआ कि दिल में कही बात ज़बान से भी अदा हो गई थी। मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ, लेकिन सिर्फ दिल में इसका अंदाज़ा बशारत को नहीं हुआ था। पहले भी 2 चक्कर लगा गया हूँ, लेकिन जनाब को होश ही नहीं था। सारे गधे घोड़े बेचकर तुम सो रहे थे, बशारत ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं बशारत के साथ बाहर निकला तो सब घर वाले सहन में बैठे हुए थे और मेरी तरफ देख रहे थे और मैं समझ गया कि इस हंसी का मतलब क्या है। मैं भी मुस्कुराते हुए नानी की तरफ बढ़ गया। वैसे भी मैंने शर्मिंदा होना तो सीखा ही नहीं था। मेरा तो बस नहीं चल रहा था, वरना राहिला को कचुम्बर बना देता। मैंने राहिला की तरफ खा जाने वाली नज़रों से देखा और चाहकर नानी के गले लग गया। नानी ने मेरा माथा चूमकर प्यार दिया और फिर नाना जी को मिला। इसके बाद बारी बारी सबके पास जाकर हाथ मिलाया। वहाँ सभी मौजूद थे, सिर्फ दिलशाद को छोड़कर। मैंने पास बेटी ताहिरा, बड़े मामू की बेटी से पूछा, दिलशाद कहाँ है? वो नज़र नहीं आ रहा। वो डेरे पर है, बस आता ही होगा, ताहिरा ने जवाब दिया। नानी अम्मी का हाल हवाल पूछने लगी कि वो कैसी थी। वो सब ठीक हैं, आपको सलाम दुआ दे रही थी, मैंने जवाब दिया। सलाम तो ठीक है, दुआ कौन से दे रहे थे? राहिला ने टकरा लगाया। मेरे घूर कर देखने पर राहिला मुस्कुराई। एक कनाल के इस घर में दोनों मामू इकट्ठे रहते थे। दोनों भाइयों में हद से ज़्यादा मोहब्बत थी। एक जान दो कलब वाली बात इनमें पर सादिक आती थी। बड़े मामू थोड़े से गुस्से वाले थे और छोटे मामू की तो बात ही कुछ और थी। वो मामू कम और दोस्त ज़्यादा थे। छोटी मामी और बड़ी मामी आपस में ऐसे रहती थी जैसे बहनें हों। इन दोनों की मोहब्बत के पीछे एक राज छुपा था। वो ऐसा कि जब बड़े मामू की शादी हुई तो बड़े मामू ने मामी और नानी को दूसरे ही दिन एक दूसरे को सामने बिठाकर कहा कि आज के बाद मैं ना अपनी माँ की कोई बात सुनकर तुम्हें कुछ कहूँगा और ना ही तुम्हारी कोई बात सुनकर अपनी माँ को कुछ कहूँगा। आप दोनों लड़ाई करें, झगड़ा करें, मैं आप दोनों के दरमियान नहीं आऊँगा। जैसे आप अपनी बेटी से और आप अपनी माँ से लड़ाई करके शाम तक फिर वैसी हो जाती हैं, ऐसा ही अब भी होना चाहिए। आप दोनों का फ्री हैंड है, आप दोनों जो मर्ज़ी करें, लेकिन शाम तक दोनों मुझे हंसी हुई मिलनी चाहिए। और फिर जब छोटे मामू की शादी हुई तो कुछ ऐसे ही बातें छोटे मामू ने नानी और मामी और छोटी मामी के सामने दोहराई थी। और दूसरे बच्चों की वजह से अगर इस घर में लड़ाई हुई तो हमसे बड़ा कोई ना होगा। हम नहीं चाहते कि हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी लड़ाई झगड़ों में गुजर जाए। कुछ ऐसे ही बातें अम्मी ने मुझसे भी कही थी। बड़े मामू के 2 बेटे और एक बेटी, और जबकि छोटे मामू का एक बेटा और एक बेटी थी। दिलशाद मगरिब के बाद घर में दाखिल हुआ। इसको देखकर मैं पहचान नहीं पाया। जब गौर किया तो तब मालूम हुआ दिलशाद ही है। मैं उठकर तेज़ी से दिलशाद की तरफ बढ़ा और फिर जब दिलशाद मुझ पर नज़र पड़ी तो वो भी भागकर मेरी तरफ आया। हम बड़ी गर्म गोशी से मिले और मेरा पहला सवाल यही था कि तुम्हें क्या हुआ, क्योंकि ये दिलशाद वैसा तो था ही नहीं जैसा 1 साल पहले था। कुछ नहीं, मुझे क्या होना है, दिलशाद ने मुस्कुराते हुए कहा। हम तो वैसे ही हैं जनाब, अलबत्ता तुम बदल गए हो, दिलशाद ने मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। हम आकर दोबारा चारपाई पर बैठ गए, लेकिन मेरी हैरानगी अभी तक ख़त्म नहीं हो रही थी दिलशाद को देखकर, क्योंकि दिलशाद काफ़ी कमज़ोर हो गया था पहले से और चेहरे पर मौजूद 2-3 ज़ख्मों के गहरे निशान दिलशाद के साथ कोई हादसा तो नहीं जिसका ये नतीजा हुआ हो। लेकिन मेरे जहन में ज़ोर डालने पर भी मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आया जिसमें दिलशाद के साथ हादसे की खबर हो। दिलशाद काफ़ी खामोश बैठा था, वरना तो वो तो ऐसा था ही नहीं। वो तो घर में दाखिल होते ही सबकी नाक में दम कर देता था। मैंने जब से दिलशाद को देखा था मैं परेशान हो गया। पहले वाला दिलशाद मुझे कहीं नज़र नहीं आया। शाम को खाने खाते ही मैं छत पर चला आया, क्योंकि मैं जब भी गांव आता था
हमेशा छत पर ही सोता था, क्योंकि तारों भरी रात और ठंडी ठंडी हवा शहर में कहाँ नसीब होती है। मेरे साथ ताहिरा और बशारत भी थे। दिलशाद को मामू ने किसी काम के लिए भेज दिया था। मैं बशारत से दिलशाद के बारे में पूछने लगा, पूछे बिना ना रह सका। यार, ये अपने दिलशाद को क्या हुआ है? एकदम से बदल गया है और क्या अजीब सी हालत बना रखी है। ना हंसी ना मजाक, एकदम खामोशी। पता नहीं यार, पिछले 7-8 माह से ऐसा हो गया है। बेदर पे 3-4 चोटें लगने के बाद से चुप हो गया है। चोटें? कैसी चोटें? वो 1-2 बार दरख्त से गिरा था। एक बार ट्रैक्टर ले जा रहा था और एक साइड की तरफ उलट गया। ऐसे ही 3-4 चोटें आईं। इसके बाद से संजीदा सा हो गया है। 1-2 बार मैंने पूछा था कि यार कोई मसला है तो बता, लेकिन कहने लगा कोई मसला नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, बच्चों वाली हरकतें करता अच्छा नहीं लगता। मैंने एक गहरी सांस ली। कहीं किसी लड़की वड़की का तो चक्कर नहीं? मैंने फिर सोच अंदाज में बोला। पता नहीं यार, मैं पूछ पूछ कर थक गया हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ बताता ही नहीं। तू कोशिश कर, तेरा तो जिगरी यार है, शायद तेरे साथ खुलकर बात कर ले। करते हैं कुछ ना कुछ। ताहिरा थोड़ी देर हमारे पास बैठा रहा, फिर उठकर नीचे चला गया और हम दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। बस जाहिर तो हम बातें कर रहे थे, लेकिन मेरे जहन में बस दिलशाद घूम रहा था। वो पुराना वाला हंसता हुआ, शोर मचाता हुआ, और अब वाला वो भी नहीं था। कितना फ़र्क था इन दोनों में, मैं सोच कर रह गया। बशारत के नीचे से अम्मी ने आवाज़ दी कि आकर दूध ले जाओ। बशारत नीचे चला गया और मैं छत पर वॉक करने लगा और साथ ही दिलशाद के बारे में सोचने लगा। दूसरे दिन मैंने नाश्ता किया और बाहर निकल आया। बाहर आकर नानी को बताया कि मैं डेरे पर जा रहा हूँ। घर से डेरा ज़्यादा दूर नहीं था, बस कुछ एकड़ फासले पर था। वैसे तो डेरे तक कच्ची सड़क भी जाती थी, लेकिन वो रास्ता अलबत्ता लंबा था, इसलिए मैं खेतों के दरमियान से होता हुए डेरे पर पहुंचा। मामू और कज़न अपने अपने कामों में लगे हुए थे। बस मामी और ताहिरा डेरे से मुझ पर मौजूद थे। ताहिरा आम कच्चे चुराने में लगी हुई थी, जबकि मामी करीबी चारपाई पर लेटी हुई थी। सारे बारह के करीब सब अपने अपने कामों से फारिग होकर डेरे पर आ गए और अपनी इतनी देर में नहर में नहाने का प्रोग्राम तैयार कर चुका था। और फिर मैंने सबको आगाह कर दिया। सब राज़ी हो गए, जबकि दिलशाद कहने लगा कि तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। नहर ज़्यादा दूर नहीं थी, बस 1 एकड़ के फासले पर ही थी। नहर काफ़ी बड़ी और गहरी थी। उलटबाजी लगाते हुए हम तीनों नहर में कूदे थे और फिर बारी बारी बाहर निकलते थे और नहर के ऊपर झुककर दरख्त के ऊपर चढ़ गए थे और फिर बारी बारी इसके ऊपर से छलांग लगाई। यार काफ़ी देर हो गई, दिलशाद नहीं आया। मैंने अपने दूसरे कज़न से कहा, किसी काम में लगा होगा। ताहिर ने इसके ना आने के बारे में अपना ख्याल बयान किया। थोड़ी देर बाद मैं नहर से बाहर निकला और मैंने दोनों कज़न्स को बताया कि मैं आम लेने के लिए जा रहा हूँ बाग से, और साथ ही दिलशाद को ले आऊँगा। इन्होंने अपने लिए भी लाने के लिए कहा। मैं उनको ग्रीन सिग्नल देकर बाग की जानिब चल पड़ा। बाग ज़्यादा दूर नहीं था, नहर से बहुत 2 खेत छोड़कर ही था। मैं अपने ही ख्यालों में बाग में दाखिल हुआ। जैसे ही बाग में दाखिल हुआ, एक खुशगवार खुशबू का एहसास मेरी रूह में उतर गया। मैं एक लम्हे के लिए खो सा गया। इस खुशबू से मुझे एक बात का अंदाज़ा हुआ, वो ये कि दिलशाद बाग में ही कहीं आसपास है, क्योंकि वो खुशबू का दीवाना था। एक पल भी खुशबू के बगैर इसका गुजारा नहीं था। मैं अक्सर इससे पूछता कि यार तुम इतनी खुशबू बर्दाश्त कैसे कर लेते हो? मेरे तो सर में लगती है और फिर दर्द होने लगता है। और वो था कि पूरी पूरी बोतल अपने ऊपर उंडेल लेता था। दिलशाद ने बहुत ज़्यादा परफ्यूम जमा कर रखी थी और वो एक ही परफ्यूम को लगाता और इस्तेमाल नहीं करता। वो रोज़ बदल बदल कर परफ्यूम इस्तेमाल करता था और इसकी लाचुक वो ये बताता था कि एक ही परफ्यूम रोज़ लगाने से अपने आप को खुशबू महसूस नहीं होती। मैं एक मीठे आम के दरख्त पर चढ़ गया और फिर एक आम को तोड़कर एक करीबी मजबूत टहनी पर बैठ गया और आम खाने लगा, और साथ ही इधर उधर देख रहा था कि दाईं तरफ मुझे चारपाई पर दिलशाद नज़र आया। मैं जिस आम के दरख्त पर था जो उससे काफ़ी फासले पर था, लेकिन साफ नज़र आ रहा था। दिलशाद को देखकर मेरी नज़रें इस पर ठहर गईं और मैं आंखें फाड़ कर इसकी तरफ देखने लगा। मैं अपनी आंखों को दोनों हाथों से मसल रहा था, लेकिन मंजर नहीं बदला। मैंने इस अमल को 2-3 बार दोहराया, लेकिन
मंजर वैसे का ही वैसा था। मैं काफ़ी हैरान हुआ दिलशाद को देखकर, क्योंकि हैरान होने वाली बात ही थी। दिलशाद चारपाई पर कुछ इस तरह लेटा हुआ था जैसे सर के नीचे गाँव तकिया हो, लेकिन वहाँ तकिया था ही नहीं। लेकिन दिलशाद का सर बुलंद था, चारपाई से काफ़ी ऊपर, और दिलशाद बड़े सुकून के साथ लेटा हुआ था। मैं तकरीबन 5 मिनट देखता रहा, लेकिन दिलशाद वैसे का वैसा ही लेटा रहा। मैं जल्दी से दरख्त से नीचे उतरकर और आहिस्ता आहिस्ता दिलशाद की तरफ बढ़ा। थोड़ा सा करीबी गया तो मैंने देखा दिलशाद बिल्कुल नॉर्मल हालत में लेटा हुआ है। वो मेरा वहम था या इसमें कोई हकीकत थी, मैं इनके दरमियान फ़र्क नहीं कर पाया। शायद गर्मी का असर हो। मैं खुद पर और अपनी सोच पर हंसा, भला ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। मेरा भी दिमाग चल गया है। मैं खुद पर मुस्कुराते हुए दिलशाद की तरफ बढ़ा। एक चीज़ मेरे दिमाग में महसूस हुई और मुझे आगाह किया, वो ये कि जो खुशबू थोड़ी देर पहले मैंने महसूस की, अब वो नहीं आ रही थी। मैंने इसको भी अपना वहम समझा, क्योंकि खुशबू हो या बदबू जल्द ही दिमाग में रच बस जाती है और महसूस होना बंद हो जाती है। मैंने भी यही ख्याल किया और दिलशाद की तरफ बढ़ गया। अचानक मेरे जहन में दिलशाद की डायरी घूमी थी। मुझे याद आया कि दिलशाद बाकायदगी से डायरी लिखता था, और वो भी जुनून की हद तक। वो खाना भूल सकता था, लेकिन डायरी लिखना नहीं। दिलशाद डायरी हर रोज़ रात को लिखा ही करता था। ज़रूर अब भी लिखता होगा। जैसे ही मेरे जहन में आया, मैं जल्दी से उठा। मैंने कमरे की एक एक चीज़ इधर उधर करके रख दी, लेकिन मतलूबा चीज़ अभी तक नहीं मिली। कुछ पुरानी डायरियाँ हाथ लगीं, लेकिन वो मेरे किसी काम की नहीं थी।